गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7वां हाशियाकरण की समझ। विद्यार्थी मित्रों, हाशियाकरण की समझ हम पढ़ते समय हमको हाशियाकरण इस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम हाशियाकरण शब्द सामाजिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले उस शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका ये पन्ना है, इस प्रकार से आपका पन्ना होता है और यहाँ आपकी एक लाइन खींची होती है जो बॉर्डर बनाई जाती है, और ये जो स्पेस होती है इसको हम हाशिया कहते हैं। इस पेज का इस पन्ने का यह हाशिया हो गया है। और जो मुख्य भाग होता है वो ये है, और यहाँ हम लिखते हैं और इस हाशिया का इस्तेमाल केवल हम कुछ नंबर्स या कुछ लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करने, शब्दों को लिखने के लिए ही हम इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई हाशिया। मतलब इस पन्ने का जो मुख्य भाग है वो रहा ये भाग पन्ने का मुख्य भाग है। और ये जो इतना जो भाग है जिसको हम मार्जिन बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये हो गया है उसका द्वितीय भाग। तो इस प्रकार से इस पन्ने के भी हमने दो हिस्से बना लिए। उसी प्रकार से हमारे सोसाइटी में भी इस प्रकार से होते हैं कुछ कि जो लोग मार्जिनलाइज, मतलब क्या है, इस मुख्य प्रवाह से, ये जो मुख्य प्रवाह है इस मुख्य प्रवाह से दूर होते हैं, और ये जो है ये भाग है इसको हम मुख्य प्रवाह बोलेंगे। तो हाशियाकरण को इस शब्द से, इस उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिया पर ढकेल दिया गया हो। तो इस प्रकार से देखिए ये मुख्य प्रवाह है और इस मुख्य प्रवाह से ये बाहर दिखाई देते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप से ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग है। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार भी हो सकता है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। इसका परिणाम यह होता है, हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है।
इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवेश करते हैं। आइए इस अध्याय में हम ऐसे दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिया पर माना जाता है। इससे पहले हम एक कहानी के माध्यम से इस अध्याय का सारांश समझने की कोशिश करते हैं और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है और आदिवासी कौन लोग हैं, इन दो मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है और वह अपने दादा के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। तो दिल्ली में सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गन परेड देख रहे हैं। उसमें से वो बोलते हैं, लड़का बोलता है, अरे देखो आदिवासियों की नाव, आदिवासियों का नाच। तो इस प्रकार से कुछ टीवी पर प्रजातंत्र दिन था, प्रजासत्ताक दिन था और उस मौके पर दिल्ली में परेड होती है और इस परेड का लाइव चित्रण दिखाया जा रहा है और उस वक्त उनको आदिवासियों का नाच नृत्य दिखाई देता है। दादू वे हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं, वो पूछते हैं। दादा कहते हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तो इस प्रकार से अपने अतीत को वो याद कर रहे हैं और अपने बच्चों को, पोता पोती को बता पूछते हैं कि हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते। दादा बोलते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहां न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। हेलेन पूछती है, तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई। दादा कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बे में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगे। इस तरह से हम अपनी रोजी रोटी भी। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारे जमीन के नीचे लोहे के भंडार है। वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीनें नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो। ओ दादू, और हमारी जमीन, उसका क्या हो गया। वो कहते हैं, 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए।
वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। सोमा कहता है, मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संताली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। दादाजी कहते हैं, तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। तो कहानी बताने के बाद हेलन दादाजी को बताती है कि वह आदिवासियों के जीवन पर एक कहानी बनाएगी और उस पर एक फिल्म। दोस्तों, इस तरह से हमने एक आदिवासी को किस प्रकार से बदलते परिवेश में विस्थापित होना पड़ा, इसकी जानकारी ले चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि आदिवासी लोग कौन है। आदिवासी जो शब्द है, यह शब्द आदि और वासी, आदि का मतलब होता है प्राचीन काल से और वासी का मतलब होता है रहने वाले। तो ये प्राचीन काल से या पुरातन काल से यहाँ रहने वाले, इसको हम मूल निवासी कहते हैं। यह समुदाय की विशेषता होती है कि जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह उनका जीवन चल रहा है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में इनकी आबादी लगभग 8% है और इनके जो समूह होते हैं, जैसे कि भारत में 500 से ज्यादा तरह के समुदाय होते हैं, वो आदिवासी होते हैं और इनकी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। और वैसे भी उड़ीसा राज्य में 60 से भी ज्यादा अलग अलग जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। तो ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। और इस आदिवासी समुदाय की और विशेषता होती है कि जैसे कि इसमें उच्च नीच का फर्क बहुत ही कम होता है। मतलब कि जैसे हम तुच्छ, कनिष्ठ, वरिष्ठ जिस प्रकार से भेदभाव करते हैं, जाति आधारित, वर्ण व्यवस्था आधारित जो व्यवस्था समाज व्यवस्था होती है, वो इसमें नहीं पाई जाती। और इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो ये हो गया आदिवासी लोगों का परिचय। दोस्तों, जैसे हमने अध्याय के शुरुआत में देखे थे, सोमा और हेलन दादाजी के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे। तो इस प्रकार से वेशभूषा करते हुए आदिवासी समुदाय के लोग अपना नाच नृत्य पेश करते हैं। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की यह तस्वीर ही है और आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है, जिसके आधार पर हम यह गलतफहमी भी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यही हम समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी लोगों के बारे में ऐसी प्रचलित छवियां क्यों बन जाती है। इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं।